हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कार्डियक मसल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो वैसे ये सारी प्रॉपर्टीज़ नर्व मसल फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, बट यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट में बात करते हुए टर्मिनोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो पहला है एक्साइटेबिलिटी, मीन्स कार्डियक मसल्स को एक्साइट किया जा सकता है। इस इफेक्ट को बोलते हैं बाथमोट्रॉफिक इफेक्ट। अब एक बात याद रखिए, जैसे नहाने से एक्टिवनेस एक्साइटिंग ज़्यादा हो जाता है, तो बाथमोट्रॉफिक इफेक्ट ऐसे याद रख सकते हैं। फिर आता है ऑटोरिदमिसिटी। ऑटोरिदमिसिटी जो है ये क्रोनोट्रॉफिक इफेक्ट है। हम जानते हैं इसका रिलेशन हार्ट रेट से है या इम्पल्स जनरेशन से है। तो क्रोनो मीन्स टाइम और हार्ट रेट, रेट मीन्स टाइम, तो वैसे याद रख सकते हैं क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मीन्स कैल्शियम की वजह से हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है मसल्स में, तो उसको याद कर सकता है एनोट्रॉपिक इफेक्ट की तरह। फोर्थ कंडक्टिबिलिटी, मीन्स इनमें इम्पल्स का कंडक्शन पॉसिबल है, तो उसकी वजह से आएगा ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट। फिफ्थ सिंसाइशियम। सिंसाइशियम मीन्स इनके बीच में जो सेल मेम्ब्रेन है वो इतनी डिफ्रेंशिएटिंग नहीं है, मार्क नहीं है, तो उसकी वजह से साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस दिखते हैं। हालांकि वन न्यूक्लियस पर सेल है, बट वो सारा मर्ज हो गए, सारे साइटोप्लाज्म मर्ज हो गए, तो इसलिए बहुत सारे न्यूक्लियस दिखेंगे। सिंसाइशियम के साथ ही सेपरेटेड है इंटरकैलेटेड डिस्क से। तो इंटरकैलेटेड डिस्क हम बहुत अर्ली क्लासेस से सुनते हुए आ रहे हैं इसके बारे में। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है? ये एक्चुअली डेंस गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन और कुछ प्रोटीन्स हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर रीजन में सेल मेम्ब्रेन की दो जहाँ पे मिल रही हैं वहाँ पे गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन की बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो गई है, तो उसको बोला है इंटरकैलेटेड डिस्क। ओके, अब सिक्स पॉइंट के बारे में, यानी ऑल और नन लो। तो ये एंटायर सिंसाइशियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, मीन्स मसल्स को अगर इम्पल्स मिलता है तो या तो पूरी तरह कॉन्ट्रैक्शन होगा, और अगर इम्पल्स नहीं मिलता है तो कुछ नहीं होगा। तो ऑल और नन मीन्स फुल, जीरो, वन, दो ही पॉसिबिलिटी है इसमें, ठीक है। सेवंथ इज लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इससे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, जैसे नो फटीग। कार्डियक मसल्स फर्स्ट मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ से लेके जब तक इंसान मरता है तब तक कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो फिर भी उनमें फटीक नहीं आता, तो उसका रीजन यही कि वो लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है उनका, ठीक है। एट्थ, ईसीएफ कैल्शियम कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की जो कैल्शियम कंसंट्रेशन है वो मैटर करती है कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में। कैसे, वो हम आगे समझेंगे, बट यहाँ पे एक फ्रेज याद रखिए, एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। मीन्स एक्साइटेशन मसल्स का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड कॉन्ट्रैक्शन यानी मैकेनिकल एक्टिव कपल्ड है। कैसे है वो आगे देखेंगे। नाइन्थ लॉ इज फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। ये हम अच्छे से जानते हैं कि प्रीलोड और पोस्ट लोड का जो कंसेप्ट आता है वो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ से ही आता है। ओके, टेंथ इज फटीक प्रूफ। वापस एक प्रॉपर्टी का रिपीटेशन हो रहा है, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके लिए अलग अलग पॉइंट्स बना रखे हैं। कैसे, पहली बात तो टिटेनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो टिटेनाइजेशन क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उसका रीज़न भी रिफ्रैक्टिव पीरियड ही है। ओके, सेकंड, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मींस कार्डियक आउटपुट का 5% हर्ट मसल्स को मिलता है, तो उनका वेट देखते हुए बहुत अच्छा खासा प्रोपोर्शन है। ओके, थर्ड पॉइंट इज एरोबिक मेटाबॉलिज्म, मींस हार्ट मसल्स पूरी तरीके से एरोबिक मेटाबॉलिज्म पे चल रही है, तो उसकी वजह से लैक्टिक एसिड और कई तरह के जो मेटाबॉलाइट्स है वो बनने के चांस नहीं है, जिनके एक्यूमुलेशन से पेन होता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के आगे बहुत सारे एरो लगा रखे हैं, इतना ज़्यादा तो नहीं होता, बट कार्डिक मसल मास का 1/3 जो पोर्शन वेट है, मतलब बाय मास, वो माइटोकॉन्ड्रिया का वेट है। मतलब हार्ट मसल निकाला, उसके अंदर प्रोटीन, साइटोप्लाज्म, वाटर, डीएनए, न्यूक्लियस सब कुछ मिला के, और माइटोकॉन्ड्रिया मिला के, माइटोकॉन्ड्रिया अकेले का वेट 1/3 है। ओके, फिर भी के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर नहीं है। अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मिलता है। ओके, अब बात करते हैं नोड्स के बारे में। हम नोड्स में एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पेस मेकर जो है हार्ट का नेचुरल, वो है ऐसे नोड। तो ऐसे नोड के बारे में कुछ जानकारी। पहली बात तो ये लेटरल टू सुपीरियर वेनल कोयल ओपनिंग, यानी सुपीरियर वेना केवा जहाँ खुलती है उसके लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। 15/3 × 1 mm, यानी 15 mm लंबा, 3 mm विड्थ में और 1 mm थिकनेस में ये एक मसल का पोर्शन है जो ऐसे नोड फॉर्म कर रहा है। एंड थर्ड पॉइंट इज, इसकी जो नेचुरल रिदम बनाने की फ्रीक्वेंसी है वो है 70 to 80 टाइम्स पर मिनट। इसका एक स्पेशल नाम है, वो नीचे लिखा है, नेचुरल सेल्फ एक्साइटेटरी डिस्चार्ज रेट, ठीक है।
तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नाम है, बट इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 70 to 80 टाइम्स पर मिनट। अब बात करते हैं कैसे जनरेट हुआ। तो इसका ग्राफ मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप पहले बेसिकली समझ लीजिए क्या क्या एक्टिविटी हो रही है मेम्ब्रेन पे। सबसे पहले सोडियम चैनल का नंबर ज़्यादा है, सोडियम चैनल का नंबर लीकी चैनल्स का नंबर बाय डिफॉल्ट ज़्यादा है, तो उसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ना वो लेस नेगेटिव है, यानी थ्रेशोल्ड तक पहुंचने में मेम्ब्रेन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फर्स्ट पॉइंट। फिर अगर एक बार थ्रेशोल्ड अचीव हो जाता है तो एल टाइप कैल्शियम चैनल्स खुलता है, ये बहुत ही स्पेसिफिक चैनल है, तो उनके थ्रू कैल्शियम आता है। अब सोडियम के फास्ट चैनल भी खुल जाएंगे तो सोडियम भी आएगा, और उसकी वजह से होगा डिपोलराइजेशन, और जब डिपोलराइजेशन अपने पीक पे होगा और रिपोलराइजेशन स्टार्ट होगा तब खुलेंगे पोटेशियम चैनल्स। तो पोटेशियम चैनल खुलने की वजह से वापस रिपोलराइजेशन, थोड़ा सा हाइपरपोलराइजेशन, और फिर क्योंकि लीकी सोडियम चैनल्स, फनी सोडियम चैनल्स ज़्यादा है, तो वापस वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स को नेगेटिव की तरफ ले जाएंगे। अब नीचे एक पॉइंट लिखा है, ड्रिफ्ट और अप्रोच ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू थ्रेशोल्ड। मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल खुद ड्रिफ्ट कर रहा है या अप्रोच कर रहा है थ्रेशोल्ड की तरफ, इसके लिए समझने के लिए हमें चाहिए ग्राफ। तो लीजिए, अब इस ग्राफ में दो अलग कलर्स यूज करने चाहिए थे, बट राइट हैंड साइड वाला जो ग्राफ है वो वेंट्रिकुलर मसल के लिए है, और ये जो 3 वे वाला ग्राफ है जिगजैग, वो है साइनस नोडल फाइबर्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है आरएमपी, यहाँ पे वो कोई फिक्स पोटेंशियल नहीं है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो मेम्ब्रेन में रेस्टिंग कंडीशन में होता है, बट यहाँ तो ऐसा कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसो पोटेंशियल लाइन हमें दिख ही नहीं रही है। मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल खुद ही रेस्टिंग नहीं है, वो खुद ड्रिफ्ट कर रहा है, क्योंकि सोडियम चैनल्स, लीकी सोडियम चैनल ज्यादा है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन जैसे रिपोलराइजेशन कंप्लीट हुआ तो वो रेस्टिंग पोटेंशियल खुद ही चलने लग रहा है थ्रेशोल्ड की तरफ, ठीक है। तो इसकी वजह से बोला है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द थ्रेशोल्ड। ये जो लाइन है ये थ्रेशोल्ड की लाइन है, ये जो यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे फिर से वो कैल्शियम चैनल्स, फिर यहाँ पे कंप्लीट डिपोलराइजेशन, फिर रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, एंड देन वापस आरएमपी ड्रिफ्ट करते हुए। ये वेंट्रिकुलर मसल फाइबर का ग्राफ हम आगे समझेंगे। तो अब मसल फाइबर्स में क्या ग्राफ आता है, क्या स्टेजेस आती हैं, कैसे प्लेट्यू बनता है, क्या कॉन्ट्रैक्शन और उसकी एक्साइटेशन की कपलिंग है, वो सब समझते हैं। फर्स्ट सबसे पहले आता है जीरो फेज, ये होता है डिपोलराइजेशन का। इसमें सोडियम चैनल खुलता है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो -80, 85, 90 के आसपास होता है वो चला जाता है +20 तक। वो देखिए यहाँ से ये पूरा जीरो फेज है। इसके बाद में फर्स्ट फेज आता है 1, इसमें होता है इनिशियल डिपोलराइजेशन। इसमें सोडियम चैनल क्लोज हो चुके हैं, मतलब अब डिपोलराइजेशन नहीं हो रहा है, अंदर सोडियम नहीं आ रहा है, और पोटेशियम सेल को लीव करना स्टार्ट करता है। अब ये चीज स्पेसिफाई नहीं है कि कौन से चैनल्स के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ फास्ट पोटेशियम चैनल्स खुले हैं, ना कोई चैनल पहले खुले थे जो बंद हो गए। तो हल्का सा इनिशियल रिपोलराइजेशन होता है, यहाँ पे देखिए ये इनिशियल रिपोलराइजेशन, और फिर एक प्लेट्यू फेज आता है। ये प्लेट्यू फेज नंबर 2, इसमें पोटेशियम चैनल जो है, फास्ट पोटेशियम चैनल रिपोलराइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल, वो तो रहेंगे बंद, बट जो थोड़ा बहुत पोटेशियम पहले भी बाहर जा रहा था वो अभी भी बाहर जा रहा है, और कैल्शियम चैनल्स ओपन हो चुके हैं, तो उसकी वजह से कैल्शियम सेल के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पे ये दोनों, मतलब पोटेशियम का बाहर जाना और कैल्शियम का अंदर आना, एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक लाइन आती है, और वही है प्लेट्यू। मीन्स कुछ देर के लिए सेल का पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, और वो चेंज नहीं हो रहा है इसलिए वो प्लेट्यू बना रहा है, ठीक है। यहीं पे बात आती है कॉन्ट्रैक्शन एक्साइटेशन कपलिंग की। तो ये जो कैल्शियम आ रहा है ये रेस्पॉन्सिबल है प्लेट्यू फेज के मेंटेनिंग में, प्लस यही कैल्शियम सेल के अंदर जाके मसल्स पे कॉन्ट्रैक्शन कराएगा एक्टिन मायोसिन में, तो ये कैल्शियम डबल रोल प्ले कर रहा है, ओके। तो इसीलिए इसको बोला एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। अब थर्ड फेज की बात करते हैं, तो इसमें होगा रैपिड रिपोलराइजेशन। इसमें फास्ट पोटेशियम चैनल जो हैं वो तो ओपन होंगे, यहाँ पे गलत लिखा है, तो फास्ट पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे तो रैपिड रिपोलराइजेशन, एंड कैल्शियम चैनल्स जो है वो, जिनकी वजह से कैल्शियम अंदर आ रहा था, तो वो क्लोज हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप थर्ड फेज की वापस बहुत जल्दी से रिपोलराइजेशन हो रहा है। एंड देन फोर्थ फेज यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल
-90 मिलीवोल्ट। अब बात करते हैं कंट्रोल की, यानी किस तरीके से कंट्रोल हो रहा है नोडल और मसल टिश्यू का एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन। तो सिंपैथेटिक कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे है बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स सोडियम और कैल्शियम की परमेबिलिटी को बढ़ाते हैं। सोडियम और कैल्शियम की परमेबिलिटी को बढ़ाते हैं, बट कैसे बढ़ाते हैं ये अनक्लियर है। ओके, तो सोडियम और कैल्शियम की परमेबिलिटी को बढ़ाने से हमें समझ में आ सकता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, यानी फनी चैनल्स की वजह से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना हुआ था नोडल टिश्यू में, वो अब थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करेगा, यानी थ्रेशोल्ड की तरफ शिफ्ट कर गया, या पॉजिटिव हो गया थोड़ा सा, या लेस नेगेटिव हो गया। ओके, सारी ऑल थिंग्स आर कॉमन है। सो उसकी वजह से अब एक्साइटेशन जो है, यानी थ्रेशोल्ड तक पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, वो ज़्यादा हो गई, यानी ज़्यादा जल्दी अब थ्रेशोल्ड पे पहुंचेगा, और ज़्यादा जल्दी थ्रेशोल्ड पे पहुंचेगा तो रेट जो है, हार्ट रेट जो है, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है, वो जल्दी आएगा। इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ये पोटेशियम चैनल्स को ओपन करता है या पोटेशियम चैनल्स की परमेबिलिटी बढ़ाता है। तो पोटेशियम चैनल्स डेफिनेटली सेल पोटेशियम आयंस अंदर आएंगे, तो उसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, लेस पॉजिटिव हो जाएगा, थ्रेशोल्ड से नीचे चला जाएगा, यानी -65 -75 चला जाएगा, -55 -60 से। ठीक है, मतलब 10-15 मिनी वोल्ट और नीचे चला जाएगा, तो उसकी वजह से प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड अटेन करने की और इम्पल्स जनरेट करने की कम है, तो उसकी वजह से हार्ट रेट कम हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ ड्रग्स की, जो है चैनल ब्लॉकर्स। तो वैसे तो हमारे सब्जेक्ट और टॉपिक दोनों की स्कोप से बाहर की बात है, बट फिर भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स की। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, सोडियम का बेसिक फंक्शन क्या है? सोडियम का बेसिक फंक्शन है डिपोलराइजेशन कराना। तो डेफिनेटली डिपोलराइजेशन से रिलेटेड इफेक्ट्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज होंगे, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी, और कंडक्शन की स्पीड जो है वो भी कम होगी, यानी नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट एंड नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट। अब इन दोनों को रिलेट कैसे करेंगे? किसी भी सेगमेंट का डिपोलराइजेशन होने की स्पीड और मल्टीपल सेगमेंट्स के डिपोलराइजेशन होना, वो है कंडक्शन की स्पीड। मींस कंडक्शन क्या है? डिफरेंट छोटे छोटे सेगमेंट्स का डिपोलराइजेशन है। तो अगर एक सेगमेंट का डिपोलराइजेशन फास्ट हो रहा है तो नेक्स्ट सेगमेंट का डिपोलराइजेशन भी फास्ट होगा, तो उसकी वजह से कंडक्शन स्पीड बढ़ेगी। तो इस तरीके से क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट और ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट रिलेटेड है। ओके, फिर बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स की। अच्छा, बीटा ब्लॉकर्स, बीटा रिसेप्टर क्या कर रहे थे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे थे एक तरीके से। तो अगर बीटा ब्लॉकर दिया तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो सोडियम एंड कैल्शियम की परमेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी पैरासिम्पैथेटिक वाले इफेक्ट आएंगे। तो नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक, नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक, नेगेटिव बाथमोट्रॉपिक, नेगेटिव कौन सा बच गया, आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। फिर बात करते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स की। तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम का बेसिक काम है रिपोलराइजेशन या हाइपरपोलराइजेशन कराना। तो अगर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर दिया तो पोटेशियम ढंग से काम नहीं कर पाएगा, और प्रोलॉन्गेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, या कहें तो प्रोलॉन्गेशन ऑफ प्लेट्यू फेज होगा। ठीक, अब बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की। तो अगर कैल्शियम की एंट्री ब्लॉक हुई तो कैल्शियम बेसिक फंक्शन मसल कॉन्ट्रैक्शन में है और हार्ट में स्पेसिफिक फंक्शन एक्साइटेशन में, तो दोनों इफेक्ट जो है इसके कम हो जाएंगे। तो इसमें होगा डिप्रेशन ऑफ प्लेट्यू फेज। मींस प्लेट्यू फेज जो है वो शॉर्टन हो जाएगा और डिप्रेस्ड होगा। डिप्रेस्ड कैसे समझिए कि यहाँ पे इस इनिशियल डिपोलराइजेशन की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, तो ये यहाँ पे आके कर नहीं आएगा, ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, फिर प्लेट्यू आएगा एंड देन रिपोलराइजेशन। ओके, तो ये कैल्शियम की एंट्री से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अब बात करते हैं कंडक्शन की। मींस हार्ट का पूरा कंडक्शन पाथवे किस तरह से काम कर रहा है। हालांकि हम इसी जीनस को देख चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पे डीप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली 2-3 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसए नोड टू एवी नोड की कंडक्शन की। अच्छा, इस एवी नोड का NSEDR यानी नेचुरल सेल्फ एक्साइटेटरी डिस्चार्ज रेट जो है वो है 40 to 60 बीट्स पर मिनट।
ऐसे नोड का था 70 to 80 बीट्स पर मिनट। तो ऐसे नोड से एवी नोड तक कैसे इम्पल्स पहुंचे, इसके दो तरीके हैं। पहला है इंटरनोडल पाथवे, एक है इंटर एट्रियल पाथवे। तो इंटरनोडल पाथवे में तीन और पाथवे हैं, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। ये तीनों एवी नोड के पास आता है। और एक एक्स्ट्रा पाथवे इंट्रा आर्टीरियल में, एंटीरियर इंट्रा आर्टीरियल बैंड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है और वहां से थोड़े से इम्पल्स कई बार एवी नोड तक पहुंच जाते हैं। अब एवी नोडल डिले के बारे में हमने सबने सुना है, बट ये क्या, कुछ, कैसे, रीजंस सब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे नोड से इम्पल्स चला, एवी नोड तक पहुंचा। इसमें इसको लगा 0.03 सेकेंड्स। बेसिकली लगना ही था क्योंकि वो पूरा एट्रियम क्रॉस करते हुए आ रहा है और कोई एज सच स्पेशलाइज्ड फास्ट पाथवेज भी नहीं है। मीन्स नोडल बैंड्स हैं बट वो इतने फास्ट नहीं है, तो उसको 0.03 सेकेंड्स लगा। फिर एवी नोड से वो गया एवी बंडल में, यहाँ पे लगा उसको 0.09 सेकेंड, सबसे मेजर पोर्शन एवी डिले का। तो इसका क्या रीजन है वो देखेंगे। बट फिर एवी बंडल से इम्पल्स आगे चला पुरकिंजे फाइबर्स तक, यानी पुरकिंजे फाइबर जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहीं तो वेंट्रिकल का जो कंडक्शन पाथवे वो स्टार्ट हो रहा है, इसमें और लगे 0.04 सेकेंड्स। तो टोटल डिले ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेट हुआ वहां से लेके वेंट्रिकल्स के पुरकिंजे सिस्टम में एंटर करने तक का, वो है 0.16 सेकेंड्स का। और एवी नोड से वेंट्रिकल्स में एंटर करने तक का डिले जो है वो है 0.13 सेकेंड्स का। अब इस डिले का रीजंस क्या क्या है वो देखते हैं। पहला है गैप जंक्शंस का डिक्रीज नंबर। मींस एवी नोड और एवी बंडल में जो फाइबर्स हैं उनमें गैप जंक्शन बहुत कम है, और हमने देखा था कि गैप जंक्शन ही इंटरकैलेटेड डिस्क जैसा कुछ मामला है। तो अगर गैप जंक्शंस कम होंगे तो डेफिनेटली इम्पल्स कंडक्शन इम्पेयर होगा। एंड सेकेंड, ट्रांसवर्स ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स। मतलब बहुत सारे रीजन्स में से ये भी एक रीजन है कि फाइबर्स जो है, मसल फाइबर्स, इनका ओरिएंटेशन, इनका अलाइनमेंट, इनका अरेंजमेंट जो है वो इम्पल्स के ट्रेवल करने के डायरेक्शन से ट्रांसवर्स है, पैरेलल नहीं है। तो उसमें इम्पल्स कंडक्शन फास्ट होता है। ऐसे इम्पल्स को बार बार बहुत सारे मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना पड़ रहा है। अब इस डिले के कुछ फायदे भी होते होंगे। वो फायदा है वेंट्रिकुलर फिलिंग को प्रमोट करना या एट्रियल एम्प्टिंग को प्रमोट करना। ये टाइम देते हैं वेंट्रिकल्स को फिल करने का। अगर लेट सपोज एट्रिया क्रॉस करते इम्पल्स वेंट्रिकल में घुस जाता तो पूरी तरह एट्रियल सिस्टोल का ब्लड वेंट्रिकल्स में नहीं जा पाता और कॉन्ट्रैक्शन इम्पेयर हो, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन की एफिशिएंसी थी, पंपिंग थी, वो इफेक्ट होती। तो उसको इन्हेंस करने के लिए डिले होता है। अब WPW सिंड्रोम, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। इसमें वॉल्फ में याद रखें ये WOLF नहीं है, डबल F है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि एक एक्स्ट्रा कंडक्शन बैंड फॉर्म हो रहा है कुछ पर्सन्स में, कंजेनाइटली या बाय बर्थ। नॉर्मली बंडल ऑफ केंट प्रेजेंट होता है। ये बंडल ऑफ केंट एक एक्स्ट्रा बैंड है जो बाईपास करते हुए एवी नोड, एवी बंडल को सीधा वेंट्रिकल में एंटर करता है। तो इसमें ये जो डिले वाली प्रॉपर्टी है ये एब्सेंट होगी, तो उसकी वजह से बहुत जल्दी इम्पल्स ट्रेवल या एंटर कर जाएंगे एट्रिया में जनरेट होने के साथ ही वेंट्रिकल में। तो उसकी वजह से जो डिले की वजह से एफिशिएंसी आ रही थी वो नहीं आ पाएगी। अब क्योंकि ये बहुत ही छोटा पोर्शन कवर करता है, ये जो एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, तो ये एसिम्प्टोमेटिक होगा, कोई सिम्टम्स एज सच नहीं दिखेंगे। बट फिर भी इसको अगर आपको ट्रीट कराना है तो इसके लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी कैथेटर एब्लेशन करवा सकते हैं। इसमें एक चीज समझने की ये है कि एट्रिया से कभी भी इम्पल्स वेंट्रिकल में डायरेक्ट नहीं आते। वो क्यों नहीं आते? क्योंकि फाइब्रस एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है जिसमें सिर्फ तीन ही होल हैं। एक है एवी नोड के लिए या एवी बंडल के लिए जिसे कह सकते हैं, और दो हैं वॉल्स के लिए, वॉल, मिट्रल और ट्राइकस्पिड। तो इसके अलावा उसमें कहीं पे भी इम्पल्स कंडक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है। तो एट्रिया के बेस से वेंट्रिकल्स के बेस तक कहीं पे भी इम्पल्स डायरेक्टली नहीं आ सकते। उनको आने के लिए सिर्फ एक पाथवे है, एवी नोड एंड एवी बंडल। अच्छा, एवी नोड एवी बंडल तक हमने इम्पल्स पहुंचा दिया। अब आगे है पुरकिंजे सिस्टम। तो पुरकिंजे सिस्टम कंडक्शन करता है। इस पुरकिंजे सिस्टम की स्पेशलिटीज देखिए। इसमें नॉर्मल वेंट्रिकुलर मसल्स के रेस्पेक्ट में 6 टाइम्स ज़्यादा स्पीड है, और जो डिलेड स्लो कंडक्शन एवी नोड कर रहा था
उसके कंपैरिजन में तो 150 टाइम्स ज़्यादा स्पीड है। और उसका सेम रीजन है कि भाई इतना फास्ट क्यों, इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, अब पुरकिंजे सिस्टम में कितना डिले लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है वो समझिए। पुरकिंजे सिस्टम में एक बार इम्पल्स एंटर करने के बाद पूरे कंडक्शन सिस्टम में फैलने में सिर्फ 0.03 सेकेंड लगता है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि पहले एंडोकार्डियम का डिपोलराइजेशन होता है, यानी एंडोकार्डियम की साइड जो मसल्स है पहले उनका डिपोलराइजेशन, और फिर थ्रू द मसल्स, ट्रांसवर्सली थ्रू द मसल्स इम्पल्स आउटवर्ड ट्रेवल करता है, एंड देन एपिकार्डियल पोर्शन का डिपोलराइजेशन होता है। तो टोटल जो डिले है वो है 0.06 सेकेंड्स का, जिसमें से 0.03 तो पुरकिंजी को ही लग जाता है। मतलब पुरकिंजी फाइबर्स जो हैं वो मसल थिकनेस के 1/3 तक एंटर करते हैं। मसल थिकनेस जो है वेंट्रिकल का, उसके 1/3 तक पुरकिंजी फाइबर्स खुद जाते हैं, एंड देन आफ्टर जो इम्पल्स है वो खुद ही जाता है मसल्स के थ्रू। तो बाद वाले में 0.03 सेकेंड्स, और पहले जो पुरकिंजी सिस्टम में हो रहा है उसमें 0.03 सेकेंड्स। तो वेंट्रिकल्स में इम्पल्स को लगता है 0.06 सेकेंड्स। अब पुरकिंजे सिस्टम की जो ऑटोरिदमिसिटी है या NSEDR, नेचुरल सेल्फ एक्साइटेटेड डिस्चार्ज रेट, वो है 15 to 40 टाइम्स पर मिनट। इसमें आप नोट कर सकते हैं कि ऐसे टू AV में कम हुआ, फिर AV टू पुरकिंजे में और कम हो गया। यानी जैसे जैसे ऐसे नोट टू AV नोट चलता है या पुरकिंजे सिस्टम की तरफ चलता है, सेल्फ एक्साइटेटेड प्रॉपर्टीज कम होती जाती है। इसीलिए ये सारे के सारे ऐसे नोट के कंट्रोल में है। अब कुछ सिलेबस रिलेटेड बात, कि CVS का बेसिक पोर्शन जो मेजर पोर्शन है वो कवर हो चुका है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स है जैसे लिम्फेटिक सिस्टम, माइक्रो सर्कुलेशन, सेरेब्रल सर्कुलेशन, स्पेनिक सर्कुलेशन और कई चीज़ें। तो अगर आप उन पे वीडियो चाहते तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। और जो कॉरोनरी सर्कुलेशन है उस पर एक जॉइंट वीडियो आएगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, बोथ को कवर करते हुए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।